हेलो एंड वेलकम टू ऑल। देखो आज की तारीख है 7 अगस्त और देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में डिस्कस करना है आज हमें। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो बन गया है पहला राज्य जो प्रोक्योर करेगा जितनी फसल है उसके वो एमएसपी पे। तो अगर हम बात करें तो देखो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रोक्योर ऑल क्रॉप्स एट एमएसपी। आंसर इज व्हाट? हरियाणा। तो हरियाणा की हम बात करते हैं, हरियाणा पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने सारे फसल को एमएसपी पे खरीदेगा। अगर हम बात करें वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बताया कि वैसे तो 14 फसल ही इसके अंदर कवर होते हैं, बट वो 9 एडिशनल फसल को इसमें यूज कर रहे हैं, यानी 14 प्लस 9 फसल वो यूज कर रहे हैं एमएसपी पे खरीदेंगे। साइड बाय साइड वो इरिगेशन के लिए 133 करोड़ रुपया का खर्च कर रहे हैं, जिसमें वो आपके वाटर कैनल इरिगेशन फैसिलिटीज किसानों को प्रोवाइड करेंगे और इससे किसान की 54 करोड़ रुपए की हर साल की जो मतलब पैसा है वो सेविंग हो जाएगा। और साथ ही साथ 137 करोड़ रुपया जो पेंडिंग है किसानों का, किस चीज के लिए? जो नेचुरल डिजास्टर यानी कि जो बिजली गिरने से या बाढ़ के कारण या किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण जो किसानों की डेथ हुई है, तो वहां पे जो किसान का पैसा बचा हुआ उसे सरकार 1 सप्ताह के अंदर ही रिटर्न कर देगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और जान लेते हैं हरियाणा से संबंधित। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना, ये ना जो योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सरकार कुछ बदलाव की है। ये योजना पहले से चल रही थी, लेकिन ये योजना कवर करती है इंश्योरेंस को, क्योंकि ये जीवन सुरक्षा की बात की गई है। तो ये इंश्योरेंस योजना है जिसमें 10 साल और 65 साल से अधिक किसानों को की जो 10 साल 65 साल के जो किसान हैं, जो किसान खेत में काम करते वक्त किसी भी तरह की उनकी जो डिसेबिलिटी या उनकी डेथ हो गई है, तो उनको 37,500 रुपए से लेकर के 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है इसके अंदर, जिसको बढ़ा दिया गया है। अब बढ़ाया क्या गया है कि अगर वैसे किसान जो जिनकी डेथ या डिसेबल हो जाए खेत में काम करते हुए, हाथ पांव कट जाए या कुछ घटना घट जाए, तो वो 10 साल से नीचे के हो या 65 साल से अधिक का आयु के हो, उनको अब कवर किया जाएगा। पहले ये यही था कि 10 और 65, अभी क्या हो गया 10 से नीचे 65 से ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर योजना जो है वो एमपी की योजना है, जो यूज हो रही है पूरे भारतवर्ष में। इनिशिएट एमपी में हुई थी और ये हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की जो दूसरी न्यूज है वो हम देख लेते हैं। रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो हरियाणा को $10 बिलियन दे रही है। किस लिए दे रही है? जो वहाँ का एयर क्वालिटी है उसे सुधारने के लिए। तो क्लीन हरियाणा एयर प्रोजेक्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चल रहा है वहाँ पे, हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें दिल्ली एनसीआर रीजन जो है वहाँ पे जो पोल्यूशन होता है हरियाणा के कारण, उसके लिए $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड बैंक कर रही है। और इसके लिए पूरे राज्य में 29 एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर के 39 जो मैनुअल एम्बियंट यानी जहाँ पे मैनुअली काम होगा और जहाँ पे मशीनरी काम होगा, वैसे 29 और ऐसे मैनुअल 39 एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हरियाणा के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलो हम देख लेते हैं येन कैरी ट्रेड, ये टर्म चल रहा है, इसका क्या मतलब होता है? तो येन कैरी ट्रेड का मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, बोरोइंग इन जापानी येन एट लो इंटरेस्ट, बोरोइंग इन जापानी येन एट हाई इंटरेस्ट, बोरोइंग जापानी येन एट लो इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन एसेट दैट ऑफर हाई रिटर्न्स। तो आंसर इज सी, नॉट डी और नॉट दिस और नॉट दैट। ठीक है। तो अब इसका मतलब देखो, जैसे ना बोलते हैं ना कि भारत में क्या चल रहा है तो फॉग चल रहा है ना, तो वैसे ही ये टर्म यूज होता है इकोनॉमी में, मार्केट में, ये इन कैरी ट्रेड, जिसमें ये होता है कि 90s के टाइम में, जब 90 सेंचुरीज के टाइम पे ही ऐसा हुआ था कि जो जापान है वहाँ की जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई थी, तो वहाँ पे ऐसा हुआ था कि लो इंटरेस्ट रेट पे जापानी येन्स में लोग जो है लोन लेते थे, बोरोइंग करते थे जापान की बैंकों से और उसे इन्वेस्ट करते थे। कहाँ इन्वेस्ट करते थे? ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करते थे जो हाई रिटर्न्स दे सके। तो इस तरीके से जो इकोनॉमी का ट्रांजेक्शन है, पैसे का लेन देन, वो बना रहता था और लोगों का इंटरेस्ट और रुझान रहता था जापानी येन के प्रति। तो जापान की जो इकोनॉमी है उस समय पे उसको इसका फायदा मिला था, ट्रस्ट बन रहा था, लोग इन्वेस्टेड थे, पैसा ले रहे थे और इन्वेस्टेड भी जापान में हो रहे थे। अब लेकिन देखो, इसका जो उस टाइम पे तो इम्पैक्ट सही था, लेकिन जब 5 अगस्त के बाद जो हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है, क्योंकि एक तरफ तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, एक तरफ इजराइल और हमास वाला चल रहा है, अब उसमें जो ईरान का एंगल आने से थर्ड वर्ल्ड वार का एक थ्रेट लग रहा है,
एंड वेस्ट बंगाल जो बांग्लादेश है उसके अंदर जो ऐसा इशू हुआ है, तो इसके कारण पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो हिल गई है। और इस कारण से फिर ये जो टर्म है वो भी न्यूज़ में चल रहा है। देखो ऐसा करने से जो जापान की सेंट्रल बैंक है वो प्रभावित होती है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा ये येन कैरी ट्रेड आज के डेट में सक्सेस होता है, इसके सक्सेस होने की रेट जितना ज़्यादा हो जाती है, उतना ही जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मुश्किल में पड़ जाती है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हाईली रिस्की है, क्योंकि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। ये रिस्क है एक तरह से, इतना एक ऐसा नहीं है, अब सिचुएशन वैसा नहीं है। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा देख लो। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे, हल्का सा रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो मेंशन किया गया है हमारे कौन से आर्टिकल में, 114, 115 और ये है 110 और ये है 280। तो देखो 280 में तो हमारा फाइनेंस कमीशन है, 110 में तो मनी बिल की बात की गई है, 115, 114 क्या है? देखो 114 ही एप्रोप्रिएशन बिल है, याद रखना है, और 115 एप्रोप्रिएशन बिल से ही संबंधित है। चलो डिटेल से देखते हैं। देखो एप्रोप्रिएशन बिल का जो कंसेप्ट है ना वो ऐसा है कि जो बजट होता है हमारा, बजट हो जाने के बाद बजट ऑन ग्रांट है ना, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पे सबका जो बात होता है, बात होने के बाद बजट ऑन ग्रांट पास हो जाता है, उसके बाद हमारा एप्रोप्रिएशन बिल जो है मूव कराया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और इसके बाद ही भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर भारत गवर्नमेंट है, वो भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकती है। यानी बजट पास करके आप पैसा नहीं निकाल सकते जब तक कि 114 के अंदर आप जो है एप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास करते, तो उसके बाद ही आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं। आर्टिकल 115 और 116 जो है एक्सप्लिसिटली मना करता है कि अगर एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ है तो कंसोलिडेटेड फंड का यूज करके पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिकल 113 कहता है कि पैसा निकालने के लिए 114 का यूज करना होगा, यानी एप्रोप्रिएशन बिल लाना होगा। तो 13 कहता है कि 114 लाना होगा, और 15 और 16 कहता है कि अगर 114 नहीं हुआ तो पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, याद रखने का सिंपल तरीका है। चलिए अब हम बात करते हैं, जो ग्लेशियर है वो पिघल रही है ऐसा माना जा रहा है रिसर्चर्स के द्वारा एंडीज माउंटेन रीजन में। तो एंडीज माउंटेन है कहाँ पे, ये प्रश्न है। आंसर क्या होगा? साउथ अमेरिका, है ना। नॉर्थ अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं है, यूके में नहीं है और रशिया में भी नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। देखो साउथ अमेरिका कंटिनेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ही वास्ट और ब्यूटीफुल माउंटेन रेंज है। 400 माइल का है, किलोमीटर में बोले तो 7000 किलोमीटर का ये माउंटेन स्ट्रेच है, जो कि फैला हुआ है पूरे के पूरे साउदर्न साउदर्न जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका सबसे हाईएस्ट ये माउंटेन रेंज है। और यहाँ पे ये कंट्री को कवर करता है, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले, अर्जेंटीना, ये सब इसमें आ जाते हैं। और इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी 7000 की जो और 400 माइल बोलें तो जो स्ट्रेच है उसमें सबसे हाईएस्ट पीक जो है उसका वो कौन सा है? एकांगुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एकांगुआ सबसे हाईएस्ट पीक है एंडीज की। और ये एकांगुआ है कहाँ पे? तो ये अर्जेंटीना में पड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अर्जेंटीना में पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये समझेंगे कि ये पूरे के पूरे, है ना, साउथ हेमिस्फीयर का हाईएस्ट पीक है। तो याद रखना 6900 जो है आपकी 59, है ना, यानी कि 59 मीटर की हाइट है, और फीट में 22,831 फीट पड़ती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। चलो अब थोड़ी सी बात, वेस्टर्न तो नहीं होता यार, साउदर्न होता है, वेस्ट में पड़ रहा है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर के वेस्ट में पड़ रहा है। और थोड़ी सी हम बात करते हैं कि जो ये एंडीज माउंटेन है ये नेचुरली बाउंड्रीज बनाता है किसके बीच में? पैसिफिक ओशियन और अमेजन बेसिन के बीच में। ठीक है, ये आपका याद रखना है। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनिक क्षेत्र जो है वो यहीं पे है, जिसका नाम क्या है? ओजोस डेल सलादो। याद रखना है, ओजोस डेल सलादो, जो कि 6893 मीटर के हाइट पे है, हाईएस्ट है, एक्टिव वॉल्केनिक क्षेत्र है ये, याद रखना है। और दूसरी बात याद रखना है कि यहाँ पे एक यूनिक ग्रासलैंड है जिसका नाम क्या है? पूना। हमारे यहाँ पुणे है जिसका पहले का नाम पूना था, यहाँ पे पूना ग्रासलैंड है जो कि यूनिक ग्रासलैंड है। यहाँ पे एक एडवांस सिविलाइजेशन होती थी पहले, इंका सिविलाइजेशन, ठीक है, उसके सेंटर में होती थी। और अगर बात करें तो एंडीज जो है, यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं जिसमें लिथियम और कॉपर पाया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है। तो ये अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका रखना है, लिथियम पाया जाता है। तो ABC आपने ट्रायंगल भी सुना होगा, ABC, ठीक है, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले का जो एक तरह से ट्रायंगल बनता है, दैट इज वो ABC जिसको बोलते हैं। चलिए, और मैप में देख ले तो मैप क्या कहता है कि ये है पूरा माउंटेन रेंज अब साउथ अमेरिका का, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये जो स्ट्रेच दिख रहा है
ये आपको कवर कर रहा है किसको, एंडीज माउंटेन को, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी को हाईएस्ट सम्मान मिला है, कौन से देश का हाईएस्ट सम्मान मिला है। मैंने आपको कल बताया था कि द्रौपदी मुर्मू जी हमारी गई हैं 3 दिवसीय विजिट पे, कहाँ पे गई हैं, फिजी गई हैं, तो फिजी में उन्हें भी मिला है। तो अलग अलग 3 देश जाना है, 3 दिन का है ये, 6 अगस्त को मिला है ना। चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो अवार्ड है, इसे सम्मानित किया गया। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है राष्ट्रपति, जो फिजी के राष्ट्रपति जी हैं रातू बिलियामे मेलिली, ठीक है, इन्होंने सम्मानित किया है राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी को। चलिए बात करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 का समारोह का जो समापन होगा, यानी क्लोजिंग सेरेमनी जो होगी, उसमें ध्वज वाहक यानी कि जो फ्लैग बेरियर होगा वो कौन होगा या होगी। आंसर है मनु भाकर, जो मैंने आपको कल ही बताया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में फाइनल में पहुंचने वाली पहली 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 भारतीय महिला बन गई है, कौन, कुश्ती के क्षेत्र में। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि फोगाट सिस्टर, फोगाट वैसे बहुत न्यूज में रहते, फोगाट इज रिलेटेड टू कुश्ती डायरेक्टली, अगर ऐसा कहते तो गलत नहीं होगा। तो ये देखो, तो कुश्ती में जो विनेश फोगाट है, ये भारत की पहली महिला बन गई है जो गई है किसमें, फोगाट जो है पहली भारत की महिला बन गई है जो गई है आपके ओलंपिक के फाइनल में गई है। तो हमारा सिल्वर नहीं यार, गोल्ड आना तो तय है, मान के चलो। और गोल्ड नहीं तो कुछ नहीं मिला, तो जो हमारा ब्रॉन्ज है वो तो हो गया है ना, ब्रॉन्ज तो हो गया। तो गोल्ड की हम आशा करते हैं, फाइनल में जा चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो बे ऑफ बिम्स्टेक है ना, इनिशिएटिव फॉर जो आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दैट इज अ बिम्स्टेक। इसका जो बिजनेस शिखर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, आंसर भारत होगा। देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स है यार ये, बांग्लादेश में इतना हुआ क्राई चल रहा है। और ये जो इनिशिएटिव है ये बांग्लादेश के साथ मिलकर के जो रीजनल मेंबर्स कंट्री हैं उनका है, और इसमें जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। वहाँ पे अभी इतना एंटी इंडिया चल रहा है क्योंकि जो लोग हैं वो एंटी इंडिया भी हैं और एंटी हिंदू भी है वहाँ पे, क्योंकि जो वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी है उनका तो मतलब खात्मा ही होने वाला है जैसा लग रहा है, ठीक है। तो अभी वैसे कंडीशन में जब वहाँ की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे इतना ज़्यादा सिचुएशन खराब है, बॉर्डर पे ऐसा हमारा अभी जो न्यूज़ है वो ये बता रहा है कि जो बिहार का बॉर्डर है, जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा असम से जो जो भी एरिया टच करता हुआ बॉर्डर है, तो वो पूरा का पूरा वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हैं जिसको बहुत कम न्यूज़ कवरेज मिल रहा है। लोग आ चुके हैं, बहुत सारे लोग घर छोड़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और देखो यहाँ पे बात करते हैं ये जो बिम्स्टेक है, ठीक है। तो बिम्स्टेक में जो मेंबर्स कंट्री, बांग्लादेश डेमोक्रेसी खत्म, भूटान किंगशिप है, वहाँ पे मोनार्की है, इंडिया डेमोक्रेसी है वहाँ पे, म्यांमार में मिलिट्री शासन है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, नेपाल गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही है क्योंकि जो गवर्नमेंट संविधान बनने के बाद से ही सही नहीं है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है। श्रीलंका लास्ट ईयर ही मिलिट्री coup हुआ था, लास्ट ईयर 2022 में। थाईलैंड का तो वैसे ही सिचुएशन है, मतलब किंगशिप भी है, हल्की फुल्की जो है वो आपको राइट्स भी हैं, तो वैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इंश्योर कर सकते वहाँ पे डेमोक्रेसी। तो ऐसा सिचुएशन है ये आसपास की कंट्री का, और ये बिम्स्टेक का है ना, जो एक मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुष पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो मोंडो डुप्लेटिस हैं वो कौन से देश के हैं, आंसर होगा स्वीडन। तो मोंडो डुप्लेंटिस ये ओलंपिक में पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीते हैं और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। पीएम कुसुम योजना में लाभान्वित होने वाले कुल जो किसान है उनकी संख्या कितनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे बकवास क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए ऐसा क्वेश्चन करते रहिए, आदत डाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जो बजट है उसमें जो डिफेंस है उसके लिए कितना धनराशि दिया गया। परसेंटेज तो एक बार के लिए याद भी रख सकता है आदमी, लेकिन ऐसे याद रखना मुश्किल होता है। बट इसका आंसर बहुत यूनिक है, दैट इज 411222, ठीक है, यानी 4,11,222। और कुसुम योजना 2019 में लॉन्च की गई थी, और इसमें जो किसान है उनको ऊर्जा, जल सुरक्षा, आय और जो उनकी आय है यानी उनका इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। कृषि क्षेत्र में डीजल मुक्त करना है, पर्यावरण प्रदूषण से जो है उसे कम करते हुए कृषि को बढ़ावा देना है, ऐसा इस योजना में है। और इसमें लाभार्थी जो है अभी वो कितने, 4,11,222, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे
आपको बनाना है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। एप्रोप्रिएशन बिल इज़ अ मनी बिल और फाइनेंस बिल। तो एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो मनी बिल होता है या फाइनेंस बिल होता है। इसका मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या कोई अंतर होता है या दोनों सेम ही है। ठीक है? तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट में, जितना आता है उतनी कीजिएगा। अगर सर्च करके कर रहे हैं, आता है तो ठीक है, और ऐसे कहीं कॉपी पेस्ट करके करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको आए वो कीजिएगा, गलत हो या सही हो। चलिए, और अब हम देखते हैं जो कल का क्वेश्चन था जिसमें हमने आपसे पूछा था इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर इज़ इंडिया। और कमेंट में आंसर करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हैं एज़ यूजुअल नदीम, अंजलि एंड जो दी अपडेट वॉइस है। तो आपको क्या करना है गाइस, आंसर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि मैं आपका नाम मेंशन कर सकूँ। और आपको एक और काम करनी है जो कि बड़ी काम है, दैट इज़ व्हाट, शेयर कीजिए ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की। क्योंकि मैंने ये अभी स्टार्ट किया है, तो द डे विल नॉट टू फार जब हम इसे एक बड़े स्केल पे करेंगे और सभी सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। बट स्टार्ट है तो व्हाट आई नीड कि आपका कोऑपरेशन चाहिए। तो आपको क्या करना है, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।